आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेकंड मीट महेश जैन टॉक शो में। लास्ट संडे मैंने जब चालू किया तो ऐसे ही बैठा था, बैठते बैठते विचार आया कि क्यों ना हमारे पल्लीवाल समाज के जो एक अलग अलग चीजें, अलग अलग हस्तियां हैं या अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दे ताकि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके और हम भी उनसे कुछ सीख सकें। तो इस प्रकार ये टॉक शो चालू हुआ। जब मैंने पिछली बार टॉक शो किया था तो 6 लोग आए थे, दीनदयाल जी, आशीष साहब, राजीव रतन जी, डॉक्टर मनीष, राजेंद्र जी और आपके मनोज जी। उसके बाद इतने मेरे पास फोन आए, इतना मैसेज आए, बहुत मेरे को आप सबका आशीर्वाद मिला। सभी लोगों ने कहा कि इस प्रयास को कंटिन्यू करके रखिए और अलग अलग लोगों को बुलाइए। तो इसी कड़ी में आज हम फिर यहाँ पर हमारे 5 प्रेस्टिजियस, किसको चमकदार बोलते हैं, हमारे पल्लीवाल समाज के चमकते सितारे जो हर फील्ड से हैं, उनको लेके मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। और इस आज के शो में छोटा सा एक काम ये भी चेंज मैंने किया है कि आप चैट बॉक्स जो मैं अपना कोई भी सवाल है वो सवाल आप छोड़ सकते हैं। छोटा सा टाइम आपको यहाँ मिलेगा कि आप किसी भी स्पीकर से कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो वो सवाल आप स्पीकर से पूछ सकते हैं। तो आइए हम हमारे आज के जो भी गेस्ट हैं उनका यहाँ पर हम स्वागत करें। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आईएएस गार्गी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गुजरात में। स्वागत है आपका मैम। थैंक यू सो मच। राकेश जी का मैं स्वागत करता हूं, जो इस समय जापान टोक्यो में बैठे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो कि श्री त्रिवेणी जेम्स कंपनी लिमिटेड, जिसका ऑफिस कोफो में भी है, टोक्यो में भी है, जयपुर में भी है। इनका बहुत अच्छा बिजनेस है। आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद सर। तरुण जी का मैं स्वागत करता हूं, जो कि नेशनल अवार्ड विनर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसके अलावा कई सारे, अभी जब बात करेंगे तब मालूम चलेगा कि इनको कितने सारे अवार्ड मिले और अपनी फील्ड में एक लोग क्या काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूं मैं हमारे योगेश कुमार जी जैन, ऐसे शख्सियत जिनके बारे में आप सब सुनेंगे, जानेंगे इनके बारे में, तो आपको फक्र होगा कि हमारे बीच में बिना किसी पद पर रह करके या किसी भी चीज पे करके समाज की सेवा कैसे की जाए। तो ऐसे हमारे योगेश भाई लाला का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई लाला। और अंत में मैं स्वागत करता हूं नरेंद्र जी का, जो कि हमारे सिरस जयंती हमारा बहुत फेमस हमारी जगह है, जिसके बारे में विस्तार से बताएंगे। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो उनके मंत्री हैं। बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है नरेंद्र जी। सभी का स्वागत है। और मैं बोल चुका हूँ चैट बॉक्स में कोई भी आपका सवाल हो तो आप सवाल छोड़ सकते हैं, किसी सवाल तो आइए हम हमारा बातचीत का सिलसिला चालू करते हैं गार्गी जी से। गार्गी जी बताइए आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा सबको बताइए ताकि पहचान बन सके। मेरा नाम गार्गी जैन है। मैं प्रेजेंटली गुजरात गांधीनगर में पोस्टेड हूँ एज डेप्यूटी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। मैं 2015 में आईएएस के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके पहले की और उसके बाद की जो लाइफ थी वो एकदम 180 डिग्री रोटेट हो गई थी, जो हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। मैं आप सबको बता दूं, बीच में इंटरप्ट करता हूं गार्गी आपको, आप हमारे समाज की प्रथम डायरेक्ट सिलेक्टेड आईएएस हैं और महिला आईएएस हैं। मतलब ये बड़ी फख्र की बात है कि प्रथम महिला, एक हमारी तालियां बजती, मैं तालियां बजा रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, हल्की हल्की तालियां बजा रहा हूँ। आपका मतलब पर कॉलर ऊंची करके बात कर सकते हैं कि हमारी भी बच्ची एक हमारी आईएएस बनी हुई है इस समय, बहुत अच्छे पोस्ट पे। हाँ कंटिन्यू करिए। मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा हैं, एक भाई है, एक भाभी है, मेरे हस्बैंड हैं, 2 बच्चे हैं। पापा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एक ऑफिस है एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसमें है टेक्नीशियन की पोस्ट पे। मम्मी मेरी लेक्चरर है, भाई मेरा जूनियर इंजीनियर है, भाभी टीचर है, मेरे हस्बैंड भी आईएएस ऑफिसर हैं। प्रेजेंटली वो कलेक्टर हैं बोटाड डिस्ट्रिक्ट गुजरात के। और 2 बच्चे मेरे 15 मंथ्स के हैं, तो वो सिर्फ खेलते हैं। जो कलेक्टर है तो कभी उनको भी कभी भावनगर के, ये बोटाड भावनगर के पास पड़ा शायद, है ना? तो कहाँ से विचार आया गार्गी आपको कि मुझे इस फील्ड में जाना है और इसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की? कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारे जो यूथ है उनको कुछ समझने का मौका मिले। एक्चुअली बचपन से कभी मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि यूपीएससी करके एक इंस्टीट्यूट भी होता है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, जिसके थ्रू आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। कभी मैंने इसके बारे में नहीं सुना था।
अरे मैं वाह, एकेडमिकली अच्छी स्टूडेंट थी। मतलब मुझे बहुत ज्यादा मम्मी पापा को ऐसे प्रेशर नहीं लगाना पड़ता था कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। मैं अपने आप ही ठीक ठाक पढ़ाई कर लिया करती थी। तो एकेडमिक्स में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था। उसके बाद 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगा था। हैदराबाद मैंने 1 साल जॉब किया था। जब मुझे माइक्रोसॉफ्ट में 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, तो मुझे मजा नहीं आ रहा था। सैटिस्फैक्शन हम जिसे बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो काम होता है वो बट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, तो उसे एंजॉय भी करना चाहिए। तो मैं वो एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या है जिसको मैं एंजॉय कर सकूं। उसी वक्त 2012 बैच के रिजल्ट्स आए थे और शेना अग्रवाल करके फर्स्ट रैंकर थी, शायद आप लोगों को पता होगा कुछ लोगों को। उनका इंटरव्यू मैंने सुना था, तब मुझे पता चला था कि यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिससे आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो बस उसी वक्त मैंने एकदम से सोचा कि ये वाली जॉब छोड़ देते हैं और आईएएस के लिए आगे की ट्राई तैयारी करते हैं। तो कहाँ से तैयारी करी, कैसे, क्या, मैंने किस चीज का? अपना जैनो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी इस तैयारी में। जीतो के बारे में हम सभी जानते हैं, जेएटीएफ उसका एक पार्ट है, जो जिनका हॉस्टल है दिल्ली में, और भी इंडिया में कुछ 8-10 बड़े-बड़े शहरों में उनके हॉस्टल्स हैं, जहाँ पे वो लॉजिंग, बोर्डिंग, खाना वगैरह, कोचिंग सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। तो जीतो का एक एग्जाम होता है, मैंने वो एग्जाम दिया था और दिल्ली में रह के फिर मैंने तैयारी की थी। कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन 10 दिन बाद ही मैंने वो कोचिंग छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे उसमें भी मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने पढ़ाई सारी खुद से ही की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मेंस तक मैं पहुंची थी, इंटरव्यू भी मैंने दिया था, बट फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन 45th रैंक के साथ हुआ था। क्या बात है, 45th रैंक? हाँ, 45th। वेरी गुड। तो मतलब पहला अटेम्प्ट आपने लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपने हिम्मत नहीं आ रही एकदम से? हाँ, एक्चुअली जिस दिन फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था, शाम के कुछ 5:30 बज रहे थे। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद लिस्ट में कहीं ना कहीं तो नाम होगा, चाहे लास्ट में ही हो, पर नहीं आया। 12 नंबर से मैं रह गई थी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसे रोई नहीं तो ऐसी चीजों पे मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। तो मैंने पापा को कॉल किया और मैंने पापा को बोला कि पापा रिजल्ट आ गया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, ऐसे जितनी विफलताएं आती हैं उसके बाद ही सफलता आती है, तो हम वापस से शुरू करेंगे। नेक्स्ट डे से मैंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और फिर उसके बाद शायद मैं रुकी नहीं। डेडिकेशन बहुत ज्यादा था, हार्डवर्क भी थोड़ा और करने की कोशिश की और फिर क्या क्या कहाँ फोकस रखना चाहिए? आईएएस की, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कहाँ, किस पॉइंट का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? कैसे वहां जहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब? ओके, एक्चुअली ऐसा समझा जाता है कि यूपीएससी सिर्फ वही बच्चे निकाल सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट भी यूपीएससी निकाल सकता क्या है। बात है, सभी सुनने में, जो भी युवा साथी सुन रहे हैं, उनको लगता है कि हम पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो हम प्रशासनिक सेवा पर नहीं जा सकते, लेकिन ये कि उदाहरण हमारे सामने है गार्गे जो बोल रहे हैं कि एवरेज बच्चे भी यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एक्चुअली जब मैं तैयारी कर रही थी, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मुझसे भी बहुत ज्यादा शार्प थे, मुझसे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। पर 3 चीजें जो मुझे लगती हैं बहुत जरूरी है यूपीएससी निकालने के लिए, वो एक है आपका डेडिकेशन। अगर 100% डेडिकेशन नहीं है तो आप आज ही लिख लीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा है पैशन, एकदम अंदर से आना चाहिए कि ये चीज मुझे करनी ही है। और तीसरा है हार्डवर्क। अगर ये 3 चीजें आपके साथ हैं, फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट ही क्यों नहीं है, आप बहुत इजीली यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। इन तीनों को साथ लेकर चलिए। हार्डवर्क, पैशन, थर्ड क्या चीज? डेडिकेशन। डेडिकेशन। तो ये तो एवरी फील्ड में, हर फील्ड में चाहिए, और यूपीएससी के लिए चाहिए। यूपीएससी में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लीनियंसी आप कहीं पे भी बरतेंगे। अगर थोड़ा सा भी आप लीनियंट हो जाते हैं तो शायद आप 10 रैंक पीछे चले जाते हैं। मतलब थोड़ा छोटा सा टाइम भी बहुत कीमती होता है, मायने रखता है। आप जब साउथ में थी, पहली पोस्टिंग साउथ में शायद आप की हुई थी? मेरा काडर पहले कर्नाटका था, मैं कर्नाटका काडर। और वहाँ पे मैंने सुना है, मैंने देखा कि आप बहुत कड़क ऑफिसर के रूप में वहाँ पर थी। हाँ, वहाँ पे मैंने इलेक्शंस करवाए थे। जो एमएलए के इलेक्शंस होते हैं वो हमने कराए थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। मैंने सुना कि काफी आपने वहाँ पर अपने छाप छोड़ के आई वहाँ पर। अभी आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जो अपना, वो अभी पैंडेमिक के समय आपके पास काफी वर्कलोड होगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। अभी मेरा ट्रांसफर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 1 वीक पहले ही हुआ है, तो मेरे पास इस डिपार्टमेंट का एक्सपोजर 1 वीक का है।
लेकिन इससे पहले भी कोविड का जो टाइम चल रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम करने का मौका मिला है। और मेरे हस्बैंड क्योंकि कलेक्टर है बोटाद के, तो मैंने उनको बहुत ही क्लोजली देखा है, ऑब्जर्व किया है काम करते हुए। कलेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस पैंडेमिक में। जब आपने देखा था फर्स्ट वेव आया था लास्ट ईयर, तो एकदम से जब लॉकडाउन जी। लगा 25 मार्च से, सबको ऐसे लगा था कि घर में राशन नहीं है, कल का खाना कहाँ, कल के खाने का सामान कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से आएगा। यही सारी चीजें हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो मैनेज करता है। तो इस कोविड के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बहुत बहुत उम्दा रोल प्ले किया है। और क्या बात है। वंस इन अ लाइफ टाइम वाला होता है, 100 ईयर्स में एक बार एक पैंडेमिक आता है। तो हम लोग लकी और अनलकी दोनों टाइम पे हैं। लकी इसलिए क्योंकि ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, इतने बड़े स्केल पे इतनी सारी चीजों को साथ में लेकर चलना, मैनेज करना। अभी सेकेंड वेव के टाइम पे आपने देखा होगा केसेस ऑल एकदम से इतने बढ़ रहे थे। लास्ट तक आते आते इंडिया में 4 लाख केसेस आने लगे थे, 4-4.25 लाख के आसपास डेली केसेस आने लगे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हॉस्पिटल्स की क्या हालत रही होगी। आप कभी भी एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं एकदम श्योर हूँ आप में से 70% तो सरकारी अस्पताल में जाते ही नहीं होंगे, प्राइवेट सही बात हॉस्पिटल है। नहीं जाते होंगे, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन अभी वाली सिचुएशन में जब हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 100 थी, लेकिन हमारे पेशेंट्स 1000 थे, 10,000 थे, उस चीज को मैनेज करना वो बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चीज को सरकार ने काफी अच्छे से मैनेज किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। वहाँ पर गुजरात जो है मोदी जी का स्टेट है, तो विशेष कोई प्रेशर या विशेष कोई छूट मिलती है कि आप सब ऑफिसर्स को? नहीं, एक्चुअली प्रेशर नहीं बोलेंगे, पर हाँ हमेशा गुजरात से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहते हैं ज्यादा होती है। क्योंकि जब जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। यहाँ पे बिजली, पानी, सड़कें जो मेन चीजें होती हैं उन्हीं की वजह से खड़ी हुई हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज एग्जिस्ट करता है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से। उन एक्सपेक्टेशंस पे मैं कहूंगी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात काफी खरा उतरती भी है। बिल्कुल। अभी गार्गी जी का हम सुन रहे थे, आप अहमदाबाद में हैं और आपके हस्बैंड जो है बट्टोद, क्या नाम बताया था? बोटाद, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो हमारे पल्लीवाल समाज कभी भी कोई काम पड़े तो आप दोनों से बिल्कुल आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद गार्गी जी। कुछ समय बाद आपसे बात करेंगे आपके बारे में, और जो भी आपने बात बताई युवाओं के लिए कि क्या करना चाहिए, वो सबके काम आने वाली चीज है। आइए हमारे अगले स्पीकर के पास चलते हैं। राकेश जी, आपकी आवाज गई वापस। अच्छा, अब आ रही है आवाज मेरी जी? अब आ रही है, आ रही है। हाँ, नमस्कार राकेश जी। राकेश जी इस समय हमारे पास टोक्यो से जुड़े हुए हैं, जापान, और आपका प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टॉल्स का गोफो और टोक्यो ऑफिस है। जयपुर में भी आपका बहुत बड़ा काम है। राकेश जी कुछ बताइए आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में और आपके बारे में। कहाँ से हैं आप? मैं जैसे तो गंजखेड़ली से हूँ और जयपुर मुझे आए हो करीब 45 साल हो गए होंगे और जापान 27 साल हो गए मेरे को। और अच्छा। मेरे परिवार में मेरी मदर हैं और मेरे 3 भाई हैं, एक बहन है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 23 साल का, एक 20 साल का। क्या बात है। हाँ, और मेरा बड़ा बेटा जो है जयपुर में शोरूम है जो बैठता है, और छोटा मुझे मालूम है अभी कुछ दिन पहले आपने उसका उद्घाटन किया है। हाँ। और तो जापान कैसे पहुंच गए जयपुर छोड़ के आप? बस ये तो किस्मत ही है और कुछ नहीं हो सकता। मैं तो मेरे में तो इतनी काबिलियत नहीं, किस्मत ही है। तो हाँ, तो आपने अपनी एजुकेशन जयपुर से करी सारी? एजुकेशन में भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा मैं। और मुझे तो मेरे जो जिनको मानता हूँ मैं, त्रिवेणी धाम है जयपुर के पास जी। मेरे गुरुजी हैं जो वैष्णो धर्म के श्री नारायण दास जी महाराज, उनकी कृपा से ही मैं यहाँ जापान आ पाया हूँ। उन्होंने ही मेरे सभी व्यूअर को बता दूं मैं कि हमारे राकेश भाई का प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टॉल्स का बहुत बड़ा काम है। आपके कई सारे ऑफिस है, मतलब अभी रिसेंटली अभी जौहरी बाजार जयपुर में बड़ा इन्होंने शोरूम खोला है और इस लाइन में बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस लाइन में सुनते हैं राकेश भाई की बड़ा उतार चढ़ाव आता है, तो कैसे मैनेज करते हैं? मतलब जो स्टॉल लाइन है, जौहरी की लाइन है, जवाहरात की लाइन है, ये थोड़ी सी सुनने में आती है कि गड़बड़ वाली लाइन रहती है। तो कैसे, क्या चीज आपके ने पकड़ रखी जिससे आप मतलब आपका मतलब चल रहा है, मतलब आप सफल रहे हैं? आप मैं तो ये सोच के आता हूँ कि मैं लेके क्या आया था उससे बेटर ही हूँ। तो मैं सोचता नहीं हूँ कि अगर नीचे भी आ जाता हूँ तो डर लगता नहीं मेरे को। तो मैं इस चीज से हमेशा रहता हूँ आगे। हेलो, मैं जी आवाज आ रही है।
मैं कभी भी जिस स्टेज से आया हूँ जयपुर से, उससे मैं बेटर हूँ। अगर उतार चढ़ाव भी आता है तो मैं देखता नहीं उस चीज के, डरता नहीं उस चीज से कि भाई मैं जिस जिस लेवल से आया उस लेवल से बढ़िया हूँ मैं, इसलिए मैं कभी घबराता नहीं इस बिजनेस से। बिल्कुल जब सही बात है। ऊपर मतलब उतार हुआ चढ़ा हुआ, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी इससे। उतार चढ़ाव बिजनेस पाता रहता है, इसे घबराना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि राकेश भाई जितने सफल बिजनेसमैन हैं, उससे कहीं ज्यादा सफल आप एक परिवार के मेंबर हैं। मैं बहुत करीब से जानता हूँ, आप एक सुयोग्य बेटा, सुयोग्य भाई, सुयोग्य हस्बैंड, सुयोग्य पेरेंट, सुयोग्य दोस्त, मतलब कोई एक चीज होनी चाहिए राकेश, तो राकेश जी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि घर को जिस हिसाब से आपने बांध रखा है। एक बार मैं और हमारे आदरणीय जैन साहब एक बार राकेश भाई घर गए थे, आपकी मम्मी की तबीयत खराब थी, जिस प्रकार से आप मम्मी माँ की, आप पूरा परिवार माँ की सेवा कर रहा था, वो एक देखने वाली बात है। ये सोचता हूँ परिवार से संस्कार मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे परिवार को आपने जो जुड़ा हुआ है, सबको जुड़ा हुआ है, बांधा हुआ है और बिजनेस भी संभाल रहे हैं, गुरुजी को भी आप अनन्य भक्त है, तो सब कुछ कैसे आप सेट कर लेते हैं सब एक साथ? मुझे क्या है, काम के साथ परिवार भी चाहिए होता है, तो मैं ऐसा काम में इतना नहीं घुसता हूँ, इतना परिवार में घुसता हूँ। परिवार अच्छा। को मेरे को पहले जानता हूँ। अभी मैं एक साल के अंदर 3 बार मैं इंडिया आ गया हूँ, अभी से हाँ कोरोना टाइम में। सिर्फ परिवार के हाँ। लिए आया हूँ कि मैं परिवार के साथ रहना चाहता हूँ थोड़ा टाइम, इसलिए मैं अच्छा आया हूँ। बिजनेस के पर्पज से मैं एक बार ही आया हूँ 3 टाइम में, 2 बार तो अपने परिवार के लिए आया हूँ कि पहले परिवार भी जरूरी है। आज कुछ भी हो जाए तो परिवार ही साथ देता है। हाँ, दोस्त भी, क्या अच्छे दोस्त भी मतलब साथ है। बोलिए आपके हिसाब से परिवार सबसे प्रथम चीज है? ना, सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी है। आपके बिजनेस के बिना बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा बिजनेस, मैं 27 साल हो गए जापान में आए हुए मेरे को। पहले मैं नौकरी करता था मैं किसी के यहाँ, फिर मैंने उनका काम छोड़ के मैंने खुद का बिजनेस किया। और मैं दुनिया में जैसे बैंकॉक, हांगकांग, जापान, अमेरिका, श्रीलंका, जहाँ कंट्री में माल खरीदने जाता हूँ और सब जापानी माल बेचता हूँ। हाँ, और बस ऐसा है कि हर दिन नया करने की इच्छा करती है कि आज इस बार यहाँ करूँ, इस बार ऐसा करूँ। तो किस इससे चीज, क्या क्या मैं, चीज है, क्या चीज, क्या स्टोन ही है या कुछ और भी सामान है? इट्स ओनली स्टोन, स्टोन स्टोन। सी प्रीसियस और सेमी प्रीसियस? हाँ, सेम डायमंड भी है, सही मतलब पीसेस। इसका इनका थोड़ा अंतर क्या है सेमी प्रीसियस प्रीसियस स्टोन में? पीसेस जैसे होते हैं 9 स्टोन होते हैं पीसेस में। डायमंड है, एमराल्ड, रूबी, सफायर, पर्ल, कोरल। और सेम पीसेस में 500 स्टोन है ना, 500 से ज्यादा ही होंगे, उनका नाम ही नहीं ओहो। मालूम क्या जो। हाँ, तो तो ये है। आपका आपका ऑफिस कहाँ कहाँ बनाया हुआ है राकेश भाई आपने? मेरा एक टोक्यो में ऑफिस है, जहाँ मेन सेंटर है ज्वेलरी का, ओकाचिमाची, वहाँ पे। एक कोफू अच्छा यामानाशी में है, जहाँ माउंट फूजी नाम सुना हो जापान में किसी ने, उसके जी नियर ही है। वहाँ मोस्टली इंडियन ने जितनी शुरुआत करी है वहीं से शुरुआत की हुई है। तो वहाँ पे जी पहले फैक्ट्री एरिया थे वहाँ पे ज्वेलरी बनाने के, तो उनको माल सप्लाई करते थे। अब फैक्ट्री एरिया कम हो गए क्योंकि यहाँ जापान में मैन्युफैक्चरिंग महंगी पड़ती है, तो सबको चाइना चले गए, मोस्टली चाइना, बैंकॉक। और इंडिया भी अभी थोड़ा सा अच्छा कर रहा है ज्वेलरी में, तो यहाँ जी। से चले गया। फिर अपना बिजनेस पहले से भी यहाँ बेटर होता गया अमाउंट वाइज देखा जाए तो। पर अच्छा, प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है, प्रॉब्लम्स हैं, पर कोई ऐसी अभी घबराहट। जापान के बाहर भी ऑफिस बना रखा है कोई आपने? ऑफिस तो नहीं बना रखा मैंने, बस मैं जाता जरूर बैंकॉक के मतलब पूरी दुनिया दुनिया घूमते हैं इस बारे में आप दुनिया हाँ हाँ, घूमना मतलब तो कह घूम। सकते हो तो एक पैर आपका जापान में, एक इंडिया में, एक हवाई जहाज में। हाँ, ये तो 2 साल पहले तो यही था, अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा पैर रुका हुआ है अभी। नहीं तो यही था कि हर महीने में एक इस बंदा। लाइन में कोई अपना समाज का बंदा आना चाहे तो उसके लिए क्या राय है आपकी, कैसे इस बिजनेस को संभाल के चले और आप क्या मदद कर सकते हैं उसकी? मदद तो कोई भी, वैसे मेरे पास आज भी, चाहे इस समाज का या दूसरे समाज का भी कोई भी आदमी आता है और राय लेता है मेरे से, तो मैं राय कभी गलत नहीं देता उसको। तो आइए जी बोले कि हाँ आइए जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस समाज को भी काम करे, उस काम को ईमानदारी से करे। ईमानदारी वैसे नहीं कि पैसे से ईमानदारी, ईमानदारी काम के प्रति ईमानदारी, कि मैंने वो काम लिया इसके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। इस काम को पूरा करना ही, चाहे रिजल्ट प्लस निकले चाहे माइनस निकले, पर काम ईमानदारी से करना है जो अपन ने मतलब काम डायमंड किया अगर वो। 4 कैरेट का डायमंड देना है तो 4 कैरेट का ही देना है, उसमें हुल-चूल अपने को नहीं करनी है। नहीं, ऐसा मतलब किसी ऐसा नहीं, जिसको अपन ने जो बात आपसे मैंने प्रॉमिस कर ली कि महेश जी मुझे आपको इस तारीख तक ये माल देना है,
अब मैंने जिस प्राइस में माल आपसे मैंने ऑर्डर ले लिया है, मुझे इस प्राइस में माल देना ही पड़ेगा, चाहे बाजार से महंगा है चाहे सस्ता है, उसको जरूर करना जरूरी है, उसको करना बिल्कुल बहुत सही जरूरी है। है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई, आपने हाँ, इतनी अच्छी बातें हमको बताई। यहाँ पर थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलेंगे और आपकी जो मैं आपके नंबर भी शेयर करूंगा कि कोई किसी को भी आपके जापान में कोई काम है तो आपसे संपर्क करे, तो या इस anytime, फील्ड में कोई काम है तो वो हाँ, आपसे anytime। बात करके और आपका अनुभव ज्ञान ले। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, कुछ समय बाद फिर वापस आपसे मिलता हूँ। ठीक ठीक। आइए हमारे तीसरे आज के जो स्पीकर हैं उनसे मुलाकात हम करते हैं। वेलकम है तरुण जी। नमस्ते। नमस्कार तरुण जी। आज जैसे कह सकते हैं कि हमारे युवा में छुपी एक हस्ती है जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी साइंटिस्ट हैं या साइंस संबंधी जो चीजें हैं उनमें बहुत जाना, लेकिन हमारे समाज में थोड़ा सा आपको शायद अभी जानना चाहिए लोगों को कि कैसे ये काम करते हैं। आज जितने भी बड़े बड़े इसरो है या जो भी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या जिस भी संस्था है उन सब में आप अच्छा खासा पहचान रखते हैं। आप नेशनल अवार्ड आपको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इसके अलावा कई सारे अवार्ड आपको मिले हैं, कई सारी जगह आप सेमिनार करते रहते हैं और इसके अलावा एक अपनी पत्रिका भी निकालते हैं। ताकि तरुण भाई बताइए आपके बारे में, कैसे कहाँ चालू हुआ, कैसे कब आपने सब चालू किया? देखिए, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन समाप्त किया तो मैं, चूंकि साइंस के सब्जेक्ट थे मेरे पास, तो मैं एक स्कूल में साइंस की टीचिंग में गया जी। पढ़ाना, लोगों को बताना, लोगों को समझाना, थोड़ा ये टेस्ट रहा मेरा शुरू से ही। और जो मेरी मित्र मंडली थी उसमें भी मैं जो चीज़ मुझे आती थी मैं लोगों को बताने की कोशिश किया करता था कि ये चीज़ एक नई है और इसको हमें समझना चाहिए। तो आप देखिए, स्कूल टीचर जब मैं था तभी मुझे पता लगा कि विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार बहुत बड़ा प्रयास कर रही है। और उन्होंने अपील करी पूरे देश के लोगों से कि आप कुछ ऐसा करिए जो बिल्कुल नया हो और उससे विज्ञान लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि विज्ञान में जितना विकास होगा देश भी उतना ही विकसित होगा, ऐसा माना। आज हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, विज्ञान ही है। एग्जैक्टली विज्ञान है। इतना बड़ा पेंडेमिक भी विज्ञान ही है, उसका दूसरा पहलू भी है और हम उस पर भी विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देश दुनिया के सारे विज्ञान काम कर रहे हैं। आप देखिए, एक साल में वैक्सीन का आना बहुत बड़ा चमत्कार है, और नहीं तो अभी तक हम ये जानते थे कि वैक्सीन को आने में 15 से 20 साल का समय लग जाता है ना। तो मैं आप स्कूल टीचर थे, उसके बाद में आप? हाँ, मैं जब स्कूल टीचर था तब मुझे एक भारत सरकार की अपील के बारे में पता लगा, तो मैंने उस पर गौर किया। मैंने कहा ये चीज थोड़ी अच्छी हो सकती है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारा जो परिवार है उसमें कोई भी मीडिया में नहीं था पहले। उसके बाद भी मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए, और मीडिया का जो प्रयास होता है वो मास लेवल पे होता है, मास मीडिया जैसा अपन नाम से समझते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा स्टडी किया माहौल को, तो पता लगा कि साइंस की मैगजीन तो बहुत सारी होती है, मंथली या फिर त्रैमासिक वगैरह, लेकिन विज्ञान का कोई अखबार इस देश में नहीं था। अच्छा। तो मेरे को एकदम से क्लिक किया, तो मैंने अखबार शुरू कर दिया 2000 में जुलाई में। मतलब साइंस का अखबार पहला आपका है? एग्जैक्टली, ये पहला है देश का। वेरी गुड। ये कहें कि आप इसको फॉर्चुनेटली कहेंगे या अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, लेकिन 21 साल में आज भी इकलौता ही है। क्या बात है। तो 21 साल हो गए हैं लेकिन आज भी इकलौता ही है ये देश भर में। जरूर तलवार की धार होगी, ये वो चलना पसंद नहीं करता होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2000 में जब हमने ये शुरू किया तो विज्ञान की जानकारी लोगों तक हम इसके माध्यम से पहुंचाने लगे। अच्छी बात ये रही कि 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। हम तो अपना संघर्ष कर ही रहे थे एक छोटी सी टीम के साथ, लेकिन मैंने उनको बधाई का एक पत्र लिख दिया और अखबार की कुछ कॉपी उसके साथ लगा दी कि हम ये काम करते हैं बताने के लिए। तो उनको आइडिया इतना क्लिक किया कि उन्होंने मुझे कॉल कर लिया, कलाम साहब ने? हाँ, वेरी गुड। और जब मैं तैयारी करके मैं उनके पास गया, उनके पास मिलने गया, बातचीत करी, मैंने सारे इश्यू दिखाए। उसमें मैंने पत्र में तो 1-2 कॉपी रखी थी, बाकी मैंने सारी फाइल लेके गया था। उनको जब मैंने पूरी फाइल दिखाई तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उसका कारण ये था कि वो वैज्ञानिक थे, है ना। बाकी किसी को विज्ञान का अखबार इतना अपील करे ना करे, लेकिन वो साइंटिस्ट थे। ऑब्वियसली बात है। उनको बहुत अपील कर गया कि एक हमारे देश में एक ऐसा आदमी तो पैदा हुआ जिसके दिमाग में विज्ञान का अखबार चलाने की बात आई। अब ये छोटा है, बड़ा है, छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं, देर नहीं लगती उसमें, वो अलग चीजें हैं सारी। तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया 2002 में कि जोश बढ़ गया।
और फिर उसके बारे में जानकारी भी उन्होंने दी कि मंत्रालय का कुछ प्रयास है कि वो प्रमोट करते हैं ऐसी चीजों को। तो उसका जो मैंने एप्लीकेशन लिया उसको फिलअप करके दिया, तो आप ये देखिए थोड़े ही दिन में मुझे स्वीकृति मिल गई और 2002 से आज तक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस न्यूज़पेपर के प्रोजेक्ट को ग्रांट देती है। क्या बात है, कहना ये ग्रांट मिल रही है गवर्नमेंट से। हाँ जी, उनका कहना ये है कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं और इसका प्रोडक्शन का जो खर्चा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बाकी तो ऐसी कोई लिमिट है नहीं। तो हमारा ये काम जो है बहुत अच्छे से चल रहा है पूरे देश में। मैन क्या आपके अखबार में क्या चीज रहती है जो देखिए, अगर हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस की बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, स्पेस साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, या आपका मेडिकल एंड हेल्थ है जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हमारी टीम क्या करती है कि बड़े वैज्ञानिक जो किसी फील्ड का एक्सपर्ट है उससे बात करते हैं, उसकी बात को समझ लेते हैं अच्छी तरह से और फिर उस बात को अपनी भाषा में ऐसे लिखते हैं कि वो आम आदमी को समझ में आ जाए। ये इंग्लिश में या हिंदी में पेपर सर? ये हिंदी में। अरे वाह, ये तो मैं समझ रहा था जरूरत है हमारे देश को। मुझे ये कहा गया था अथॉरिटीज के द्वारा कि हम अगर विज्ञान पढ़ेंगे तो इंटरनेट पे इंग्लिश में बहुत सारा है जी, लेकिन हमें चाहिए हिंदी में ग्रास रूट लेवल तक विज्ञान पहुंचाने का एक प्रयास। तो हमने इसको हिंदी में ही रखा। हर्षवर्धन जी अभी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उनका तो विशेष फोकस रहता है कि आप हिंदी में जो पहुंचा रहे हैं ना, यही है काबिले तारीफ। वरना इंग्लिश में तो इंटरनेट पे, मोबाइल पे आप कहीं भी क्लिक करिए, जो जानकारी आपको चाहिए वो मिल जाती है। हिंदी में ऑथेंटिक जानकारी आप देने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ऐसा उन्होंने कहा। तो स्टोरी वहीं से हाँ जी जी सर, कंटिन्यू करिए सर। हाँ, तो जब स्टोरी ये चली वहां से 2000 में हमने शुरू किया इसको, विज्ञान के अखबार को। तो मैं बच्चों को, जैसा आपने मुझे शुरू में कहा कि नई पीढ़ी को हम कुछ बताना चाहते हैं ताकि वो ऐसे यूनिक आइडियाज लेकर और दुनिया में आए और उन चीजों को स्थापित करने का प्रयास करें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये एक साइंस के अखबार का कॉन्सेप्ट दिया भारत को, तो आप ये देखिए कि दोनों तरह की बातें हुई। उसमें अच्छी बातें बहुत कम थी, एकदम लिमिटेड थी, और जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी उन लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी। ये मीडिया वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे उस समय, आज तो वो सब बहुत अच्छे तरीके से सम्मान करते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने क्या कहा कि बड़े बड़े हिंदी के वैसे अखबार पॉलिटिकल हैं, स्पोर्ट्स के हैं, जिन चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं वही चलते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने में, साल भर में बंद हो जाते हैं। तुम्हारा साइंस का ये प्रयास जो है सक्सेसफुल होने वाला है नहीं, लेकिन तुम प्रयास कर रहे हो तो करो। आज वो दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि ये स्टैब्लिश्ड ही नहीं है। हमारे फ्यूचर प्लान्स में अब हमने इसको दैनिक बनाने की योजना भी तैयार कर ली है। क्या बात है, क्या बात है। पूरे देश में हिंदी में विज्ञान का दैनिक समाचार पत्र के रूप में आने वाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये अक्टूबर तक ऐसा हो जाएगा। देखिए हमारे पल्लीवाल सभा में कैसी विभूति है जो कि इंडिया में पहला और आज तक एकमात्र साइंस का अखबार निकाल रहे हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए तरुण भाई, किस चीज कैसे अवार्ड आपको मिले हुए? बहुत सारे देखता रहता हूँ। आपका जो बायोडा आया था वो 3 पेज का बायोडा था मेरे पास जो आपका आया था, मैं तो पूरा देख के अवार्ड लिखे हुए थे उसमें। तो सर मैं आपको बता दूं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारी छोटी सी टीम है, वो जो विज्ञान को बहुत ज्यादा कठिन और यूं प्रयोगशाला की भाषा माना जाता है, हम उसको सरल करके आम आदमी को परोसने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनको समझ में भी आ रही है। तो इसी का ये इम्पैक्ट रहा धीरे धीरे। आम आदमी जो समाज में है, हमारी अथॉरिटीज हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरीट में जो भी लोग बैठते हैं, जब उनको पता लगा तो उन्होंने ही मुझे बताया कि 15 अगस्त में हम आप जैसे लोगों का सम्मान करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मुझे सिस्टम कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मेरे मित्रों ने बताया तो उस तरह से मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने 15 अगस्त को मुझे, जिसको बोलते बाद में मुझे पता लगा स्टेट अवार्ड है ये, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं इसको, मुझे ही क्या बात है। तो ये मुझे 15 अगस्त पे जो मुख्यमंत्री जी के हाथों ये मिला, तो हमारा उत्साहवर्धन और भी हुआ। जब आपके काम को कोई पसंद करने लगता है या थोड़ी सी शाबाशी आपकी पीठ पे आती है तो उससे आपका उत्साहवर्धन होता है, ये सामान्य सी बातें हैं। उसके बाद तो ये सिलसिला बन गया। इंडियन साइंस कांग्रेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 108 सालों से भारत में हो रहा है, 108 वर्षों से, और उसमें हर साल 20 से 25 हजार वैज्ञानिक दुनिया भर के इकट्ठा होते हैं और शोध पत्र वहां पढ़ते हैं। तो 5 दिन चलता है ये, और कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में देश भर में होता रहता है।
तो मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी का एक और पार्ट बताना चाहता हूँ, या थोड़ा सा समय लेकर। तो मैं उसको कवर करने हर साल जाता हूँ, 20 साल से या 21 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। इसलिए तब मुझे लगा कि इतना बड़ा एक फील्ड है, एक प्लेटफॉर्म है, उस पर लोग एक साथ मिलते हैं, देश दुनिया के कई सारे नोबेल लॉरिएट्स भी आते हैं वहाँ, और यूथ से हमारे जो युवा वैज्ञानिक हैं उनसे चर्चा करते हैं। तो क्या राजस्थान में भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है? तो मैंने वहां से लौट करके और कई बार यहाँ के वैज्ञानिक मित्रों से बात करने की कोशिश करी, तो मुझे एक शख्सियत ऐसी मिली, उन्होंने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया, वैज्ञानिक हैं वो। उन्होंने कहा कि यहाँ चर्चा तो बहुत है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय डर रहा है कि इसको इनिशिएट कौन करेगा, शुरुआत करना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। और एक ही फील्ड के जब लोग होते हैं तो उसमें थोड़ा सा हाँ, अब भी होती है जी। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा नेटवर्क, चूंकि विज्ञान के क्षेत्र में, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ 10,000 साइंटिस्ट का हमारा एक नेटवर्क है। बहुत अच्छी बात है सर। और उसमें अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट हैं। जैसे आज कोई तो अखबार के माध्यम से ऐसी डिमांड आती है ना कि तो ये ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करिए, तो हम उसका जो साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट है उन्हीं को आग्रह करते हैं, तो वो हमें एकदम सही और सटीक जानकारी, लेटेस्ट जानकारी देते हैं, फिर हम उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जब मैं वहां से राजस्थान यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने इस बात को हाथों हाथ लिया और हमने सारे लोगों की टीम बनाया। हमने ढूंढे कि राजस्थान के बड़े बड़े वैज्ञानिक कहाँ कहाँ हैं और उनको मैंने अप्रोच किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि हम ऐसा कॉन्सेप्ट राजस्थान साइंस कांग्रेस करके यहाँ शुरू करना चाहते हैं, इंडियन साइंस कांग्रेस के पैटर्न पे। तो उन सब ने मुझे सहयोग किया, हमारी टीम को सहयोग किया, और यहाँ राजस्थान में जो है राजस्थान साइंस कांग्रेस स्टैब्लिश हो गई और उसके 7 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। आप पायनियर रहे उसके। आप कह सकते हैं। और हमारे राजस्थान के युवा वैज्ञानिकों को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मैं यहाँ पे इस आज की मीट के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जो भी हमारे युवा किसी भी साइंस की फील्ड में कहीं भी किसी तरह की बात करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो वो तरुण भाई से अवश्य संपर्क करें, क्योंकि इंडियन कांग्रेस साइंस क्या बोलते हैं उसको तरुण भाई? ये सर इंडियन साइंस कांग्रेस तो देश में हो रही है, इंडियन साइंस कांग्रेस एंड राजस्थान साइंस कांग्रेस, दोनों जगह ही तरुण भाई से संपर्क कर सकते हैं। आपकी जगह, हर जगह आपकी पहचान है, हर जगह आपका ख्याति है, हर जगह आपकी नाम है। तरुण भाई, मेरे पास यहाँ चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, आपके अखबार का नाम क्या है? अखबार का नाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का सोचने का ढंग जो है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। और ये वैज्ञानिक बातें आजकल निकल के आ रही हैं कि हाथ को धोने से क्या फायदा हो रहा है या डिस्टेंस मेंटेन करने से क्या फायदा हो रहा है, ये सारा साइंस है जो हमें। सर, अभी चैट बॉक्स पे हमारे युवा पूछ रहे हैं कि ये ऑनलाइन भी है क्या अवेलेबल? ऑनलाइन नहीं, हमारे जो नेटवर्क में लोग जुड़ जाते हैं उनको हम मतलब भेजते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जाता रहता है। ये 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं आज की तारीख में। 1 लाख? हाँ, 1,50,000 से ज्यादा। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण भाई। आपने सरल भाषा में हमको यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अखबार के साथ साथ जो दोनों जगह, हर जगह साइंस के में आप जुड़ाव है, उसके बारे में आपने समझाया कैसे कैसे। मैंने कई जगह अभी फोटो देखी है, जितने पॉलिटिकल लीडर हैं या कई राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, पीएम हैं, सीएम हैं, राष्ट्रपति हैं, सबके ज्यादा की फोटो है। देखो, राष्ट्रपति के साथ फोटो होने का कारण तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो वैज्ञानिक है। बाकी राजनेताओं में ज्यादा लगाव रहता नहीं है हमारा वैज्ञानिकों में ज्यादा लगाव रहता है। तो हम राजनेता को जानते हैं, इसलिए उनकी फोटो ज्यादा गौर से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण भाई। थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलेंगे। और यहाँ पर मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में आपका कोई भी सवाल हो किसी से भी, तो वो आप जरूर लिखें, ताकि अब जब आप सवाल करेंगे तो आप सवाल पढ़ सके। आइए अगली शख्सियत से हम आज रूबरू होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति, मैं कहना चाहूँ, कोई सक्सेस है प्रशासनिक सेवा के वजह से, कोई सक्सेस है तो बड़े व्यापार के वजह से, कोई सक्सेस है अलग अलग फील्ड की तरफ से। किसी के पास क्या है, किसी का कोई पद है, किसी का क्या है। अगला जो हमारे स्पीकर है, उनके पास चाहे पद हो नहीं हो, चाहे कोई चीज हो नहीं हो, एक उनका काम रहता है मानव सेवा, समाज सेवा। मैंने कहा था शुरू से कि मैं कॉकटेल लेके चलूंगा कि अपने जो भी बंदे समाज के हैं, चाहे वो हर फील्ड में है, तो ऐसे लोग भी आएंगे जिनके पास कोई पद नहीं, कोई चीज नहीं,
मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ हमारे योगेश भाई लाला, जो खेड़ली से बिलोंग करते हैं। इनके पास कभी पद रहे नहीं रहे, पैसा रहे नहीं रहे, पर मैं इनकी बात सुनता रहता हूँ। किसी की तबियत खेड़ली में खराब हुई, जयपुर लेके भागते हैं। किसी की डेथ हो गई, उसको कोई नहीं आ रहा है। जैसे कोरोना काल में देखा है मैंने, उनको अग्नि स्थान ले जाते हैं, वहां खुद अपने हाथों सबको पानी पिलाते हैं। खेड़ली में कोई भी सामाजिक या कोई भी पर्सनल या कोई काम हो तो सबसे पहले कौन, धार्मिक काम हो तो सबसे पहले याद आते हैं योगेश भाई। भाई लाला इसको बड़े प्यार से बोलते हैं। बताइए भाई लाला, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम योगेश कुमार जैन, प्यार से ही लाला भाई जैन समाज के अलावा पल्लीवाल क्षेत्र बोलता है। और सर्वप्रथम जो आपने बताया था कि डेथ बॉडी को ले जाने के लिए, सर्वप्रथम मैं 16 साल का था उस समय, मेरे पिताजी से ये प्रेरणा मिली और मैं उसी समय ये लगन लग गई मानव सेवा के कार्य। कैसा सेवा का कार्य मुझे मिला और जहां भी मिला वो मैंने करने में अपनी लगन सुचारू रूप से रखी थी। साथ ही मैं जब उस समय 17, 18, 20, 19 साल का हुआ, उस समय परम पूज्य सुबोध श्री महाराज साहब यहाँ पर आई थी। उन्होंने कहा मानव सेवा के साथ आप धर्म की सेवा में और सामाजिक सेवा में और लगिए। उस समय उनके प्रेरणादाता थी जगह है, उनकी प्रेरणा से ही मैं अपने समाज में धीरे धीरे काम करने लगा। धीरे धीरे मुझे रुचि हुई, माध्यम से मैंने कई यात्राएं निकाली। श्री सम्मेश शिखर जी की यात्रा, श्री शत्रुंजय महातीर्थ की यात्रा, और साथ साथ मैंने धार्मिक कार्यक्रम में जो कि मैं अपने लगन के अनुसार सीधा सीधा करता चला गया। उसमें मेरी मुख्य धारा ये रही कि मैं युवाओं को जोड़ता हुआ आगे निकला और उसका परिणाम ये रहा कि जो युवा मंच मैंने खड़ा कर रखा है, आज भी वो किसी भी धार्मिक क्षेत्र में, किसी भी कार्यक्रम में वो सबसे आगे रहता है। मैं बहुत पीछे हो गया। मैं टोक रहा हूँ। हमारे जयपुर में एक बार महाराष्ट्र पोस्ट कल्याण का जुलूस निकल रहा था जयपुर में, शहर में। पूरे सकल जैन समाज इकट्ठा करके यहाँ पर दिसंबर में पोष दशमी के दिन जुलूस निकलने का तय हुआ, वरघोड़ा निकलने का तय हुआ। और हमको कोई बढ़िया पूरा चीज नहीं मिल रहा था कि प्रेजेंटेशन कैसे करें। मैंने शाम को 6 बजे भाई लाला को फोन किया कि आपकी यहाँ पे जरूरत है, यहाँ वरघोड़ा निकलने वाला है, आप अपनी टीम को ले आइए। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सुबह 6 बजे तो ये पूरी टीम के साथ वहां पर थे और 8 बजे वरघोड़ा सब चालू हो गए। इतना डेडिकेशन। बोलिए सर। तो इसमें मुझे बहुत आनंद आता है। दूसरी बात, जो युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है मेरे साथ, वो इतनी आगे निकल गई कि मैं किन्हीं शब्दों में कह नहीं सकता। कुछ लोग ढोलक बजाने सीखते थे, आज वो प्रसिद्ध हमारे पल्लीवाल क्षेत्र के संगीतकार हो गए। भाई अभिषेक शासन स्थापना दिवस है, बहुत सुंदर भजन गाया उन्होंने, जो मैंने यूट्यूब डाला है सबको। आज भी वो कार्यक्रम था और आज हमारे जो मुमुक्षु हैं और वो संयम पथ की ओर जा रहे हैं, आज वो कहाँ पहुंच गए। ऐसे हीरे वो हमारे खेड़ी में आज बात। मैंने सुना मुमुक्षु तो आप भी दीक्षा लेने वाले हैं। हाँ, तैयारी है, आपका आशीर्वाद हो जाए सबका। तो बिल्कुल, हमारा सबका आशीर्वाद है कि हमारे दीक्षा ऐसी होनी चाहिए। जो अपनी है उनको परिस्थितियों को एक बार लेवल करके कार्यक्रम तो बना रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी को कि एक ऐसे भाई लाला, ऐसे इनका जीवन है, इनको उतना ही कमाना है जितना खर्च है। इनका नियम है, वहां पे एक छोटी चक्की, आपकी मसाला पीसने की चक्की है, इतने ने फिक्स कर रखा है कि मेरे को 500 रुपया कमाना है। ज्यादा कमा सकते हैं, ये बहुत वहां पे फेमस व्यक्ति है, कई सारे कामों में भी कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिक्स कर रखा कि जितना मेरा खर्चा, जिसको बोलते हैं अपना अपरिग्रह, वो। इसके अलावा कई सारे नियम, आप जैसे चप्पल नहीं पहनते शायद आप, चप्पल का है, चौबिहार का रखने का है, जैसे पूरा जमीन का त्याग है, ये नियम शादी में भी कर रहा है। हाँ, ये है तो संयम पथ की ओर आगे बढ़ने का पूरा नियम बना रखा है आपने। साथ में क्या है कि अब इस समय हमारे परम पूज्य आचार्य भगवत रत्ना का महाराज साहब का आने वाला चौमासा है, उसकी धूमधाम से हमारे श्री श्वेतांबर पल्लीवाल जैन धर्मशाला में उसका निर्माण का कार्य भी चल रहा है। कल उनको बिहार करने के लिए ब्यावर जाना है, उनको ब्यावर से हमको लेके आना है। 4 दिन पहले वहाँ डेरा मोड़ पर 4 दिन पहले डेरा मोड़ की ध्वजा थी, वहां पर कोई भी नहीं था, तो अपनी टीम को लेके पहुंच के ध्वजा कराई वहां पर। कहीं भी आप इनको याद करिए, ये आपके पास हाजिर हैं, तो आपका नाम भाई लाला की जगह हाजिर लाला कर दिया जाए। बहुत अच्छे, धन्यवाद आपको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ये सभी श्रेय मेरी युवा पीढ़ी के लिए। खेड़ली की युवा पीढ़ी इतनी तत्पर रहती है
कि एक आवाज में आप बुलाओ। और आपसे भी मैं ये आपके मंच से ये बताना चाह रहा हूँ, किसी भी समय कोई सा भी काम हो, यहाँ पर बहुत मंडल, मुनि शुक्र जिन भक्ति मंडल, सामायिक महिला मंडल, जिन भक्ति ग्रुप, गौतम स्वामी बाल मंडल, इतने बने हुए आतुर रहते हैं कि हमें कोई समाज का कोई काम देवे, कोई हमको काम करावे। हर समय वो सब आपकी वजह से ही है। वो आपकी जो नेतृत्व है, वो आपने जो सबको तैयार कर रखा है। मैं सभी व्यूअर से निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी धार्मिक, सामाजिक या कभी भी मानवता, जीव दया के लिए आपको कुछ कार्य करना है तो आप भाई लाला को याद करिए। ये इनका नाम है हाजिर लाला है, ऐसे ये हमेशा हाजिर रहेंगे। और कोई भी काम, और मैं चाहता हूं कि आपका लंबी उम्र हो और आप हमेशा ही ऐसे ही कार्य करते रहे। हमारे पल्लीवाल समाज, जहां पर हम बहुत छोटे से लोग हैं, वहां पर ज्यादा लोग निकल कर नहीं आते, वहां पर आप ऐसे कार्य कर रहे हैं। कितने ही साधु संत भगवंत जुड़े हुए हैं, बिहार कराते हैं। जब भी मुझे कोई काम पड़ता है आगरा रोड पे, तो सबसे पहले मुझे ध्यान आता है नाम भाई लाला का, कि उनको वो काम सौंप दीजिए तो काम नक्की हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई कि आपसे हमारी युवा पीढ़ी जरूर प्रेरणा लगी। कुछ समय बाद वापस आपके बीच में आएंगे हम और फिर चर्चा करेंगे। मैं पुनः बोल दूं, किसी को किसी सवाल पूछना, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ताकि आप अपना सवाल तैयार रखिएगा। और आइए आज के हमारे स्पीकर, अंतिम आखिरी स्पीकर हमारे, उनसे मुलाकात करते हैं। आदरणीय से नरेंद्र जी, स्वागत है सर आपका। नरेंद्र जी आपका माइक सर। नरेंद्र जी, हाँ। नरेंद्र जी सुन रहे हैं? जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। ठीक है। आप सिरस जैन तीर्थ है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके मंत्री हैं। और सिरस तीर्थ एक बड़ा हमारे पल्लीवालों का तीर्थ है। मैं एक बात बहुत बहुत बोलना चाहता हूँ कि हमारे पल्लीवाल समाज के पास में बहुत सारे अपनी अपनी चीजें हैं। जैसे जयपुर शहर में 5-6 हमारी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टीज है। हमारी महावीर जी में है, मंडावर में है, महुआ में है, अलवर में है, पालम में है, दिल्ली में है, आगरा में है, ग्वालियर में है, मतलब हर जगह हमारी। लेकिन हमारी उस प्रॉपर्टी को, उस चीज की पहचान नहीं है। देहरा बोर्ड पे कितनी बड़ी गौशाला है, उस प्रॉपर्टी हर चीज का हम एक हमको मालूम होना चाहिए कि हमारी, चाहे वो पल्ली वालों की डिफरेंट अलग अलग संस्थाओं की हो, पर वो है किसकी? हम पल्ली वालों की। तो ये सिरस तीर्थ जो है कहाँ पर स्थित है, जैसे क्या कहानी है नरेंद्र भाई, जरा बताइए सर। देखिए, जो सिरस तीर्थ है, ये भुसावर से अपने भरतपुर जिले में भुसावर से बयाना रोड पर, भुसावर से 6 किलोमीटर है। और आपकी आवाज नहीं आ रही नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, ये भुसावर से 6 किलोमीटर दूर है जी। और यहाँ पर 21 इंच के महावीर स्वामी भगवान बादामी रंग के विराजमान है। ये जो भगवान है ये काफी चमत्कारी हैं। ये जो भगवान है 2000 साल पुराने भगवान। ये एक्चुअल में जब एक कुम्हार मिट्टी खोद रहा था अपने बर्तन बनाने के लिए, तो उसको मिले थे, तो उसने उस गांव में ही, सिरस गांव के अंदर एक चबूतरा बना के उस पर विराजमान कर दिया। वहां पे क्या था कि जो अपने हरसाना के रहने वाले जोधराज दीवान थे, बहन सिरस में ब्याही थी, तो वो उसने जब अपने भाई से कहा कि भाई मैं जैन हूं और भगवान के पूछने का मुझे कोई वो नहीं, तो जोधराज दीवान ने आज से 300 साल पहले 1828 में ये वहां पर सिरस गांव के अंदर जो मंदिर बनवाया था। ये भगवान थे, बहुत चमत्कारी थे। और जो अंतरराष्ट्रीय जो चोरों का गिरोह था, उसकी इन भगवान पर जब नजर पड़ गई तो 3 बार इस मंदिर में चोरी हुई। पहले जो चोरी हुई थी 1970 में, भगवान को लेके गए, लेकिन भगवान को उनका बेचने का विचार था। जो पार्टी लेने वाली थी उसके घर में अशुभ कार्य हुए तो उन्होंने लेने से मना कर दिए। कुछ समय बाद भगवान अपनी जगह पर वापस आ गए। उसके बाद 1980 में जब ये भगवान चोरी हुए थे, तो जो चोर लेके गए थे उसका पूरे परिवार के सभी जो है घर के अंधे हो गए, तो वो इनको वापस छोड़ गए। तीसरी बार जब ये भगवान 15/9/1986 को जब ये गए थे, तो 15/9/87 को
आए थे, उस समय पल्ली वालों में उस समय इतना एका हुआ कि पल्ली वालों ने विधानसभा का घेराव किया था कि हमारे भगवान को वापस दो, और उस समय से ही पल्ली वालों ने ये जो मंदिर गांव के अंदर बनता था उसके लिए सामूहिक रूप से एक वो बनाया, ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट बनाने के बाद में बाहर गांव के बाहर में कुमारपाल भाई बीसा के सहयोग से जमीन खरीदी और सन 2000 में यहाँ की प्रतिष्ठा हुई, जो अब भगवान विराजमान है वहां पर। उससे पहले ही एक करीब 400 साधु साध्वी और चतुर्वेदी संघ यहाँ से निकला था, उसमें आचार्य रामचंद्र सूर्य जी, राजन सूर्य जी के कालीकुंड वाले, उन्होंने ये देखा कि ये जगह बहुत अच्छी है, हरियाली का वातावरण है, शांत वातावरण है, कोई प्रदूषण नहीं है, ये जो है जगह इतनी स्वच्छ साफ सुंदर है, तो यहाँ पर 24 भगवान का मंदिर होना चाहिए। तो जब से 2014 से यहाँ पर 24 भगवान के जनालय का कार्यक्रम बनने का काम चल रहा है। 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5 करोड़ रुपया लग चुका है, और उसका प्रतिष्ठा होने वाली है। ये जो चल रहा है मर्दर केसरी आचार्य रत्नाकर सूर्य जी की निश्रा में चल रहा है। ये बहुत अच्छी जगह है, इतना बड़ा हमारा पल्ली वालों की एक जगह है। मैं सोचते सबको वहां पर विजिट करना चाहिए, सबको वहां जाए। वहां पे क्या क्या सुविधाएं मौजूद है नरेंद्र जी? यहाँ सुविधाओं में आपको वहां पर आने की देर है, गेट से अंदर आने की, बाद में आपको कोई भी देखो भोजनशाला यहाँ पर है, धर्मशाला है काफी बड़ी, 34 कमरे हैं, 4 हॉल हैं। उसके अलावा 2 बस भी एक साथ आ जाए तो पूरी दोनों बसों के लिए रुकने के लिए जगह है, स्वच्छ जल है, कबूतर खाना, मतलब एक बार रमणीक स्थान इतना है और भगवान में इतना चमत्कार है कि आप आके एक बार आओगे तो बार बार वहां आओगे। अभी लेकिन ये लॉकडाउन चल रहा है, इस समय नहीं आना है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जब अपने धार्मिक संस्थान खुलेंगी उसके बाद ही आना है। कहीं अभी आ जाए तो अभी तो बंद है मेरा एक व्यक्तिगत जी बोलिए जी, आप बोलिए पहले। मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं सिरस के लिए नहीं, कई सारी हमारे ऑल इंडिया में, खासतौर पर राजस्थान, गुजरात और अपने दिल्ली साइड में हमारे पल्ली वालों के अलावा हमारे बड़ी बड़ी तीर्थ स्थान है जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है, बड़े बड़े मंदिर है, बहुत धर्मशाला है। मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि अभी जो पेंडेमिक के समय हमको ये लेना चाहिए, कार्य हाथ में लेना चाहिए कि वहां पर कुछ भी छोटा सा हॉस्पिटल या हॉस्पिटल जैसी कोई चीज या कुछ भी ऐसी चीज हमको ट्रस्ट के माध्यम से बनानी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी जब पेंडेमिक देख रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि 3rd फेज भी आने वाला है, या हो सकता है उसके बाद अब ये वायरस वार चालू हो गया है। मेरे ख्याल से तरुण भाई इसमें सहमत होंगे, ये वायरस वार चालू हो चुका है, तो उसके बाद मालूम नहीं कौन सा वायरस आएगा। तो इतनी जमीनें पड़ी है और हमारे जैन समाज में पैसा खर्च करने वालों, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। क्या राय है आपकी? देखिए ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। देखिए हमारे सिरस का ऐसे है जी, नहीं, गवर्नमेंट ने हमको पिछली बार हमसे कहा था तो हमारे यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर चलाया था। उसके अलावा हमारे ट्रस्ट का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा है। अभी 24 भगवान का जो मंदिर बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे म्यूजियम, गौशाला, पाठशाला और ये हॉस्पिटल बनने का है। एक औषधालय बनने का गांव के अंदर जो पहले मंदिर था जी, गांव के अंदर जो पहले मंदिर था वो औषधालय जिसमें महावीर स्वामी का नाम हो, बनने की पहले से चालू है। जब पेंशन मिल जाएगी तो गांव के अंदर जहाँ उसमें औषधालय चालू होगा। और सबके लिए होना चाहिए। महावीर भगवान बोलते थे जी और जीने दो, तो सबके लिए ये औषधालय और ये हॉस्पिटल सबके, वो तो जो सभी कार्यक्रम है वो तो सबके लिए। हमारे यहाँ पर पानी की जो है वो है, जब गांव में लाइट चली जाती है तो पूरा सिरस गांव और आसपास के सब पानी भरने के लिए आते हैं। 15,000 लीटर पानी का स्टॉक हमेशा रहता है। आप गए होंगे, जब आपने देखा होगा जलाशय बना हुआ है तो पूरा गांव वहां पर पानी लेने आता है। उसके अलावा गर्मी जो पड़ती है तो हमारे यहाँ पर जो वाटर कूलर है, 2 वाटर कूलर है, उनका पानी लेने के लिए करीब 1 किलोमीटर से पानी की बोतल लेके आते हैं लोग, क्योंकि आसपास पानी की बहुत कमी है। अब वहां जाके कुछ समस्या थोड़ी सी है कि पल्लीवाल क्षेत्र जो जाते आए
और दर्शन पूजन किए और वापस। नहीं बिल्कुल अवश्य। अब आज आप बता रहे हो ना, तो ये कोविड, आज आप बता रहे हो कोविड के बाद में सभी लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी, जितने भी ऑनलाइन है, सभी के बस लेके आप जरूर आएंगे। हाँ जी, आप पधारेंगे तो आपका सबका स्वागत है। मैं जो ये सिरस तीर्थ है, लास्ट टाइम हमने दीनदयाल जी से बात करी थी गौशाला के बारे में, ऐसे हमारे पल्लीवालों में बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, कई सारी चीजें हैं। हमारे समाज के दो पत्रिकाएं निकलती हैं, पल्लीवाल पत्रिका और संदेश, दो पत्रिका निकलती हैं। मैं दोनों पत्रिकाओं के मेरे जो संपादक मंडल है, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो किसी भी पल्लीवालों के संगठन को, स्थानीय लेवल पर भी अलग अलग संगठन छोटे छोटे बने हुए हैं, तो जितने भी स्थान हैं पल्लीवालों की ऑल इंडिया में, तो एक उनकी सूची, मैं फोटो, मैं विवरण, मैं उनके ट्रस्टियों के नाम एक प्रकाशित करें, ताकि हम सब पल्लीवाल समाज के लोगों को मालूम चले कि हमारे पास में कितनी चीजें हमारे पास में है और हम उनका यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई, थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत एक आग्रह है दोनों पत्रिका, पल्लीवाल पत्रिका, पल्लीवाल संदेश के संपादक मंडल से। इसमें आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, संपादक मंडल जैसा चाहेगा वैसा होगा, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल भी पूछना चाहता है तो उसका स्वागत है, किसी से भी। परमेंद्र जी हाथ उठा रहे, परमेंद्र जी का अनम्यूट करिए, परमेंद्र जी अनम्यूट करिए अपने आप को, आपका अनम्यूट करिए। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है परमेंद्र जी। हाँ, सभी को मेरे जय ने। मेरा एक सवाल था तरुण जी भाई से, मतलब एक्चुअल में क्या है, मैं भी एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ और मैं एक बहुत जल्द एक साप्ताहिक एक न्यूज़पेपर अपना आगरा से निकालने चाह रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि उसमें मैं शिक्षा और चिकित्सा इन दो को हाईलाइट करके हम अपने समाज के युवा वर्ग, बच्चों में एक नई गाइडलाइन, क्या उनको आगे स्कोप 10th के बाद या 12th के बाद करना चाहिए, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जिस तरीके आप जैसे लोग हैं, तो समाज को एक नया मार्गदर्शन मिल सके। तो मैं ये चाहता हूँ, जो आपने अभी बताया, आपका एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम से जो समाचार पत्र आता है, तो मैं चाहूंगा अगर उसकी एक कॉपी हमें भी मिला करे, ताकि हम लोगों को, बच्चों को गाइड्स कर सकें छोटे छोटे सेमिनार्स के माध्यम से, चाहे अपने वो जैन समाज के बच्चे हों चाहे अन्य समाज के हों, ताकि देश की तरक्की उन्नति के लिए हमारे लिए बहुत अचीव रहेगा। एकदम ठीक है परमेंद्र जी, आप ऐसा करिए, महेश जी के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर जिसपे व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह सुविधाएं हों, वो मुझे उपलब्ध करवा दीजिए, तो हमारी टीम के उसमें डलवा देंगे डेटाबेस में, फिर आपको रेगुलर मिलेगा और आप चाहें तो उसको आगे स्प्रेड भी कर सकते हैं। हाँ, मेरा यही है, क्योंकि मैं 15 अगस्त तक मेरा एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है न्यूज़पेपर का, वीकली में स्टार्ट कर रहा हूँ। उसको शुभकामनाएं नए अखबार। धन्यवाद। आपको परमेंद्र जी मैं नंबर दे दूंगा आपको, आप तो तरुण भाई से डायरेक्ट संपर्क करके और मेरे माध्यम से संपर्क करके आप कुछ ना कुछ नया चालू करेंगे। मैं ये बिल्कुल, आप अगला सवाल कोई पूछना चाहता है? मैं आपको इतना और बता दूं कि अखबार को एस्टेब्लिश करने में अगर आपको कोई टेक्निकल या कोई प्रशासनिक दिक्कतें भी हो तो भी आप मेरी मदद ले सकते हैं। बिल्कुल। कोई सवाल पूछा, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कोई सवाल कोई पूछना चाहता है किसी से भी। एक सवाल गार्गी जी के लिए आया है कि वैक्सीन लगाने के बाद में आपको अगर मालूम हो वैक्सीन लगाने के बाद में हम मास्क हटा सकते हैं, बताइए, कुछ ऐसा सवाल था, मैं चैट बॉक्स में देखा था अभी। तो गार्गी जी, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये, कि आपको लगता है वैक्सीन लगने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी? अगर पड़ेगी तो वैक्सीन की जरूरत ही क्यों है? सबसे पहले जो वैक्सीन है, आप सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली आई है, और इससे पहले भी जो भी वायरल डिजीजेस हुआ करते थे, जैसे पोलियो के बारे में आपने सुना होगा, थोड़ी देर पहले जब तरुण जी बता रहे थे, उन्होंने बोला था वैक्सीन को बनने में 10 से 15 साल लगते थे। ये वाली वैक्सीन 1 साल में बनकर आई है। कोरोना के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, नया डिजीज है, अभी स्टार्ट हुआ है, कैसे कैसे नए नए स्ट्रेन्स आते हैं उसके बारे में हम कम जानते हैं। लेकिन वैक्सीन का फायदा क्या है? वैक्सीन का फायदा ये है कि अगर मैंने आज फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन लगवाई है, ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है कि मुझे 1 महीने बाद कोरोना नहीं होगा, मुझे कोरोना हो सकता है, लेकिन 99.99% इतना सीवियर केस नहीं होगा मेरा कि मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े।
मतलब उससे एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ये है कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही आप सही हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग अभी आने वाले समय में एटलीस्ट 1-2 साल, जब तक हमारी वैक्सीन 100% एफिकेसी उनकी नहीं हो जाती है, तब तक हमें जरूरत पड़ेगी और हमें फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन उसके साथ अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो डबल प्रोटेक्टिव लेयर आपको प्रोवाइड होगी, इसलिए वैक्सीन लगवानी है। सवाल क्या था भैया? एक सवाल अभी आया है, अभी दीजिए मेरे को। पोलियो वैक्सीन लगाने के बाद भी पोलियो वैक्सीन लगाने के बाद 25,000 बच्चे करीब पोलियो से, हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना? मतलब वैक्सीन पूरा तरह इलाज नहीं है, जैसा भी गार्गी ने बताया, तो वो चीज आती है भी। अर्पण जैन जो हैं, जो इतना एक्चुअली ये जो सवाल पूछ रहे हैं काफी टेक्निकल पूछ रहे हैं कि वैक्सीन जो है एक बार डिजीज खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्यों कंटिन्यूसली लगानी है। इसका एक छोटा सा आंसर मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे 2011 में इंडिया को पोलियो इरेडिकेट डिक्लेयर कर दिया था कि पोलियो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमने वैक्सीन लगवाना बंद कर दिया होता, और 2020 में क्योंकि वायरस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पोलियो वायरस खत्म हो गया है, लेकिन वैक्सीन से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो कैपेबिलिटी होती है उस वायरस से लड़ने की, वो 100% हो जाती है। तो अगर वो वायरस हमारे अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी लड़ के उसको खत्म कर देगी। तो 2011 में पोलियो खत्म हो गया था, 2011 तक के जो लोग थे उन्होंने लगवाया था, उनके लिए, बाद की जनरेशन के लिए पोलियो एग्जिस्ट करता है। आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो जो वायरस अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो आपकी बॉडी में आएगा, बॉडी में कैपेबिलिटी नहीं होगी और जो पोलियो है वो डिजीज हमारे अंदर रह जाएगा। इसीलिए वैक्सीन परमानेंटली लगानी होती है। ओके, ये अर्पित जी को सभी अपने सवाल का अच्छा जवाब मिला। कोई और सवाल पूछना चाहता है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है, या मैं जो सब दिख रहे हैं तो कोई भी उंगली हाथ भी दिखा सकता है, तो मैं उनको यहाँ बुलाऊं, जैसा भी है। चलिए, तो ये एक हमारे सभी यहाँ पर स्पीकर्स आए, सभी से बड़ा अच्छा लगा, सबसे समझ बात हुई। मेरा ये दूसरा प्रयास रहा है कि ये आज ये चैट शो, तरुण जी की पत्रिका कैसे प्राप्त हुई, ये वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं, तो तरुण जी एड्रेस दे देंगे इनसे, तरुण जी से पत्रिका मंगाने का शायद कैसे? वीरेंद्र जी, आप सर अपने जो आपका ग्रुप है उसमें मेरा मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए, मोबाइल के थ्रू ये मेरे से संपर्क करेंगे और उनको तुरंत हम लिस्ट में डलवा देंगे, तो उनको मिलना शुरू हो जाएगी सभी को। ठीक है, ठीक है। तो ये विटामिन अर्पण जी का अगला, गार्गी जी एक सवाल अर्पण जी का वापस आया है अभी, देखिए जरा। हम धर्म से कैसे जुड़े, श्री नरेंद्र जी, एक सवाल था अभी तरुण से कि हम कोई लेख देना चाहते हैं आपके पेपर में, तो कैसे दे सकते हैं? आप लेख हमें भेज सकते हैं, उसमें ईमेल आईडी वगैरह सारी सुविधा होती है। अगर आपकी लेख में क्वालिटी होगी और उसे जनता तक पहुंचना चाहिए, ऐसी हमारी टीम अगर मानेगी तो हम उसको जरूर प्रकाशित करेंगे और उसका मानदेय भी दिलवाएंगे। अच्छा, मानदेय भी मिलेगा, तो मैं भेजता हूँ कुछ लिख करके कुछ आपको। आज ये मेरा सेकंड प्रयास था। सभी व्यूअर्स से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, उतना प्यार दिया, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पसंद किया इस शो को। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने पसंद किया शो यहाँ पर, और ऐसे ही हर बार मैं कुछ न कुछ नए लोगों को लेकर के आने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरे जैन समाज, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, उनको गार्गी जी कुछ बोलना चाह रही हैं, प्लीज। हाँ, इससे पहले आप फिनिश करें सेशन को, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारे पल्लीवाल जैन समाज के बहुत बड़े बड़े लोग अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, तो उन सभी को मैं कहना चाहती हूँ, बहुत, मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ ये चीज बोलने के लिए, बट फिर भी मुझे लगा अच्छा प्लेटफॉर्म है कहने के लिए। मैंने बचपन से देखा है, मेरे घर में कभी भी एक लड़की और लड़के के बीच में डिफरेंस नहीं किया गया। शायद आज इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आपके घर में जितनी भी बेटियां हैं, पोतियां हैं, नवासियां हैं, बहनें हैं, उन सबको आप वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे आप अपने बीवियां भी हैं उनको आप बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे आप अपने बेटों को ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लड़कियां लड़कों से सिर्फ कदम मिलाकर नहीं चल रही हैं, उनसे बहुत आगे पहुंच चुकी हैं और बहुत ही आगे जाने वाली हैं। थैंक यू। क्या बात है। तो तरुण जी, आपका भी, राकेश जी,
आपका भी कोई समाज के लिए संदेश हो तो जरूर हमें बताइए, क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे? आवाज गई आपकी, आवाज आइए, आवाज आवाज आवाज। राकेश जी, राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आप अपना अनम्यूट करिए उसको। तरुण जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने फील्ड के बारे में पूरे समाज को? सर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को, नई पीढ़ी को, कि वो जो भी काम ऐसा चूज करें जिसको उन्हें विकसित करना है, तो अगर उनके मन में ये बात आ जाती है उसको देख लें, परख लें, समझ लें और उसका फीडबैक ले लें कि अगर वो समाज के लिए अच्छा है तो आप उसमें मन लगाकर जुट जाइए, फिर लोगों के कहने की परवाह ना करें। एक दिन आप सफल हो जाएंगे और लोग उसको पसंद करने लगेंगे। आपको पूरे इत्मीनान से, पूरे धैर्य से, पूरी लगन से काम करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकेश जी। हेलो, आइए आवाज महेश जी? हाँ जी, हाँ आ रही है। मेरा कहने का इतना ही है, जो भी काम करे अपने काम के प्रति ईमानदारी रखें, सक्सेस जरूर होंगे। क्या बात है, सब कहेंगे अपने। गिरीश भाई का एक सवाल है, गिरीश भाई पूछिए। हाँ भाई। हाँ गिरीश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही गिरीश जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ आवाज आ रही, बोलिए। महेश भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन जितनी भी हस्तियों को बुलाते हैं अपने हर संडे के प्रोग्राम में, आप उनसे सहमति लेके इस प्लेटफॉर्म पे सबके नंबर भी शेयर कीजिए। यदि अपने समाज के किसी भी अभी शेयर कर देता हूँ, अभी तरुण जी का नंबर शेयर हो चुका है। अभी गार्गी जी का नंबर, सहमति लेके पहले बिल्कुल थैंक यू। मैं समाज के व्यक्तियों को वो बात कर, सही बात, ठीक है। अभी आपका सवाल अच्छा ही, ऐसे ही कोई और भी कोई किसी का सुझाव हो तो मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि हर रविवार को 5 ऐसे लोगों को, एक मिक्स, हर चीज के मिक्स लोगों को लेकर के आऊं, जिससे हमारे समाज के लोगों को या खुद उनको भी एक अच्छा लगे, एक दूसरे से वार्ता करने का, सीखने का मौका मिले। भाई लाला, हमारे योगेश भाई, क्या संदेश देना चाहते हैं पल्लीवाल समाज को? आपके जो आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो व्यवहार, उन सबके देखते हुए मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता, युवा साथ हो तो मैं रुक नहीं सकता। तो मैं, आपने जो बुजुर्ग हैं, मैं भी उसमें स्वयं शामिल हूँ, अपने जो बड़े हैं वो युवाओं को साथ लाएं, युवाओं को आगे लाएं। अपन से युवा आगे आएंगे तो वो उसमें ज्यादा तरक्की होगी। धर्म की अपनी जो शासन की है, अपनी समाज की जो नींव है वो धर्म है। तो मैं तो धर्म और समाज के लिए ज्यादा बोल सकता हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि युवाओं को अपन से आगे लाएं और युवा ये कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा पल्लीवाल समाज इतना सुंदर समाज है कि हमारे यहाँ दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, तेरापंथ, सब तरह के लोग हैं। जिस भी चीज आप जुड़े हुए हैं उस चीज में धर्म के प्रति आज जवाबदारी, अपनी जवाबदारी बड़े लोगों को होनी चाहिए, बच्चों को वो संस्कार मिले। तो पढ़ाई के साथ साथ, अच्छे कार्य के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ वो चीज रहेगी तो वो चीज आएगी। जैसे कि हमारे राकेश जी में है कि वो परिवार को भी लेके चलते हैं और व्यापार को भी लेके चलते हैं। नरेंद्र जी, क्या बोलना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी सिरस तीर्थ के आप मंत्री हैं, तो क्या आप बोलना चाहते हैं उसके बारे में? नरेंद्र जी। जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी आवाज साफ नहीं आ रही नरेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, मैं नरेंद्र जी की तरफ से बोलता हूँ कि आवाज नहीं आ रही है शायद, कि सिरस जरूर आइए और जितने भी हमारे तीर्थ है वहां जरूर जाना चाहिए। वहां की चीजों, जब हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहां की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमको मिलती है। वो चीज हमें होती है। वो उससे बड़ा, जब पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, ये महामारी खत्म हो जाएगी, तो सिरस भी जाना है और कई दूसरे तीर्थों पर भी जाना है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? क्या इस पे सुधार होना चाहिए?
मैंने एक आज कार्ड आपको सबको दिया है, उस कार्ड में व्हाट्सएप वाला जो आइकॉन है वो प्रेस करते ही मेरा व्हाट्सएप आपके पास आ जाएगा। मैं भी थोड़ा साइंस सीख गया हूँ, ये सब चीजें बनाने लग गया हूँ। तरुण भाई गार्गे जी मतलब मेरे को भी आ गया थोड़ा सीखना के लिए। तो ये उस पे आप मैसेज कर सकते हैं। धर्मचंद जी लिख रहे हैं कि राकेश जी यू आर लुक्स लाइक योर फादर। धर्मचंद जी को लिखा है कि आप अपने पिताजी की तरह दिखते हैं। क्या बात है। मेरे इस प्रयास में मेरी कहीं गलती मेरे से हो रही हो तो आप मुझे जरूर बताएं। आप इस प्रयास में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताएं। मेरा प्रयास रहेगा कि हर रविवार ऐसे ही 5 लोगों को मैं लेकर के आपके पास में आऊं। और मेरा YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है वो पूरा स्क्रीन का रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे के बाद में उस YouTube पर भी मिलेगा। आप सभी जुड़े, मेरे सभी स्पीकर्स, सभी व्यूअर्स, पूरा पल्लीवाल समाज को बहुत बहुत बधाई। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।